तो आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो नोट कर लेंगे। उसके बाद बेटा मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। वर्कबुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी के बारे में हम पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये है वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये है हमारा क्वेश्चन, वन सेकेंड, ब्लैक कलर इज परफेक्ट फॉर दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अ फोर्स एफ is acting on a bent bar which is clamped at one end as shown in the figure below। देखो बेटा यहाँ पे एक सरफेस से क्या है, एक बेंट शेप का बार है और इसके ऊपर बेटा फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। ये जो बेटा फोर्स है इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो आपसे पूछा है द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम इज, इसमें से कौन सा आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो करेक्ट है, वो यहाँ से आपसे पूछा है। तो बेटा इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा सिस्टम अंडर कंसीडरेशन है, सिस्टम अंडर कंसीडरेशन है, उसको क्या कर लो, बाकी के सिस्टम से सेपरेट कर लो। यहाँ पे जो बाकी का जो सिस्टम है जो कि हम हमारे एनालिसिस का पार्ट नहीं है, वो है ये वाला हिस्सा। तो इसको यहाँ से हमने अलग कर लिया। अब देखो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन बचता है बेटा हमारे पास ए, एक ऑप्शन बचता है हमारे पास बेटा सी, और एक बचता है ऑप्शन हमारे पास डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे वो। हमको सारे फोर्स यहाँ पे दिखाने हैं, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसी को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास एफ फोर्स है, ये एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट टूटेंगे और एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू दिस, और कितना होगा एफ cos 60, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा वो होगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस, और वो होगा कितना एफ sin 60, ठीक है। एफ cos 60 एफ sin 60। अब बेटा एक बात का यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे ध्यान दें एक चीज़ का कि बेटा ये क्या है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है इस बेंट बार को ना आगे की तरफ जाने की इजाज़त देगा, ना पीछे की तरफ जाने की इजाज़त देगा, ना ऊपर नीचे इसको हिला डुला सकते हो तुम यहाँ से, ठीक है। और आप इसको पकड़ के रोटेट भी नहीं कर सकते हो। मतलब जितनी डायरेक्शन में इसका मोशन बंद हो रहा है उतनी ही डायरेक्शन में क्या होंगी, रिएक्शंस यहाँ पे डेवलप होंगी, ठीक है। उतनी ही डायरेक्शंस में यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होंगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन फोर्स जो डेवलप होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि आप इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते क्योंकि क्या है, फिक्स है। तो एक जो सपोर्ट रिएक्शन जनरेट हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जनरेट हुई, डेट इज़ आर एक्स, यहाँ पे हमने कह दिया आर एक्स, ठीक है। अब ये जो आर एक्स है ये देखो हर जगह पे है, ये तो हमारे देखो ऑप्शन का हिस्सा है ही नहीं, ये तो हमारे ऑप्शन का हिस्सा है ही नहीं क्योंकि सेपरेट नहीं किया है, ठीक है। और देखो ये भी गया, ये वाला भी गया क्योंकि यहाँ पे आर एक्स नहीं दिया है। अब यहाँ पे आर एक्स दिया है इस क्वेश्चन में, तो मतलब ये भी हमारा हो सकता है और ये भी हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सेम कहानी वाई डायरेक्शन में, बेटा वाई डायरेक्शन में भी इसका मोशन क्या है, अब बंद है, मतलब मोशन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटा वाई डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन लग रहा होगा, वाई डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन लग रहा होगा जो कि होगा आर वाई, लाइक दिस आर वाई, ठीक है।
देखो आर वाई जो है ये हो गया, और आर वाई जो है बेटा यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन ये दो ऑप्शन गलत हो गए। आर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में कि ये जो बेटा फिक्स्ड सपोर्ट है, ये क्या है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है। ये एक हमारा क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है। तो इसकी वजह से ना ही ये आगे जा सकता है, ना ही ये पीछे जा सकता है, और ना ही इसके अंदर रोटेशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्सिस थी इस तरीके से, डेट इज एक्स वाई और जेड। ना ये एक्स के अलोंग आगे पीछे हो सकता है, ना वाई के अलोंग हो सकता है, और ना ही इसके अंदर रोटेशन हो सकता है। मतलब अगर ये रोटेट करता है, अगर यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट ना हो करके हिंज सपोर्ट होता, अभी मैं आपको सारे सपोर्ट जो हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताऊंगा कि सारे सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स होते हैं, वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डील करेंगे। अभी मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे वो नहीं है। अभी आप बस यहाँ पे इतना समझो कि जो फिक्स्ड सपोर्ट है, ना ही ये इसमें आगे की तरफ ले जाने देगा, ना ही ऊपर ले जा सकते वाई डायरेक्शन में, ना ही आप रोटेशन परमिट करा सकते। मतलब जितनी डायरेक्शन में मोशन खत्म हो रहा है उतनी डायरेक्शन में क्या होंगी, रिएक्शन डेवलप होंगी। मतलब अभी अगर ये रोटेट करता तो बेटा जेड के अबाउट करता, एक्स वाई प्लेन में रोटेट करता और जेड एक्सिस के अबाउट करता, एक्स वाई प्लेन में रोटेट करता और जेड एक्सिस के अबाउट करता। तो बेटा जेड एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या होगा, एक मोमेंट की रिएक्शन भी यहाँ पे आएगी। एक्चुअल में ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है एफ, ये जो बेटा फोर्स है एफ, ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। अबाउट दिस पॉइंट ये जो फोर्स है इस पूरे बार को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि बेटा ये फिक्स्ड सपोर्ट है तो बेटा इसको रोटेट होने नहीं देगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही यहाँ क्या करेगा, मूवमेंट लगा देगा, लाइक दिस। ठीक है, उतना ही डायरेक्शन में मूवमेंट लगा देगा। तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्या, फिक्स्ड सपोर्ट, और ये सारी चीज़ें यहाँ हो गई। तो हमारा जो बेटा इसका आंसर हुआ वो हुआ ए फॉर आगरा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम का और भी एक बेहतरीन वाला सवाल करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए अभी आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हम आगे अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अपना जो मेन टॉपिक है डेट इज़ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम की यहाँ पे हम बात करेंगे। बेटा इक्विलिब्रियम ना हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और मूवमेंट। खैर वो सब छोड़ो, जो इक्विलिब्रियम का लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या, या तो बॉडी होगी रेस्ट में, या तो बॉडी होगी किसमें, मोशन में, विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, और बॉडी पे लगने वाले अगर नेट मोमेंट भी क्या है, ज़ीरो है, तो वो बॉडी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं दो चीज़ों की। एक होगा पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, और फिर होगा एक क्या, फॉर रिजिड बॉडी, ठीक है बेटा। पार्टिकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, अगर आपका जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर लगने वाले क्या होंगे, नेट फोर्सेस क्या होंगे बेटा,
नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बेटा, ज़ीरो। तो वो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो बेटा क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है, जो कि हमने अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम का जो बेसिक डेफिनेशन है पार्टिकल के लिए वो क्या है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए ज़ीरो। अगर बेटा बॉडी क्या है, रिजिड है, अगर बॉडी है बेटा रिजिड, तो होगा क्या कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उस बॉडी पे लगने वाले वो होने चाहिए क्या, ज़ीरो। अब बेटा रिजिड बॉडी जो होती है वो होती है साइज़ में बहुत बड़ी, तो हम वहाँ पे अलग अलग डायमेंशन में भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो बेटा नेट फोर्सेस होंगे अलग अलग डायरेक्शन के अलोंग भी अगर देखोगे तो क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। और जो नेट फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी के केस में आपको पास एक तो कंडीशन ये आई, बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है बेटा क्या, उन फोर्सेस की वजह से, उन फोर्सेस की वजह से बॉडी पे लगने वाला नेट मोमेंट, नेट मोमेंट भी क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। नेट मोमेंट भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन किसके अबाउट, मोमेंट किसके अबाउट, अबाउट अबाउट एनी, about any point or a line in a plane जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। और बेटा अगर बॉडी क्या है आपके पास, रिजिड है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होने चाहिए, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होने चाहिए, या फिर इंडिविजुअल डायरेक्शन में, डेट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए बेटा, जीरो होने चाहिए। और दूसरा क्या है, उन सारे फोर्सेस की वजह से लगने वाला जो नेट मोमेंट होना चाहिए बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट या लाइन के अबाउट उस प्लेन में जिसमें कि फोर्स लग रहे हैं वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो आपके पास रिजिड बॉडी के केस में इक्विलिब्रियम की ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये सारे दोनों, और पार्टिकल के लिए ये वाली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में यहाँ पे आया होगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपकी वर्कबुक में गिवन नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी वर्कबुक में गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे साथ में, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे साथ में, क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन लिखते हैं, a uniform ladder a uniform ladder AB of weight W and length L, of weight W and length L is held in equilibrium, by a horizontal force capital P, by a horizontal force capital P at B, as shown in figure, find the force P
in terms of in terms of weight and assume all surfaces to be स्मूथ। तो बेटा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि एक यूनिफॉर्म लेडर है ए बी जिसका कि वेट है बेटा डब्लू और उसकी जो लेंथ है वो है एल, ठीक है। वो एक इक्विलिब्रियम में है बाई अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी एट द बी, जो कि अभी हम फिगर बनाएंगे उसमें। तो हमको पी को डब्लू के टर्म्स में यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो फिगर है वो किस तरीके का है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और यहाँ पे मैं जो फिगर बना रहा हूँ उस फिगर को भी आप नोट कर लेंगे। ये हमारे पास दो वॉल हैं, ये हमारे पास बेटा क्या है, दो वॉल हैं, एक फ्लोर है, एक वर्टिकल वॉल है इस तरीके से। और यहाँ पे बेटा क्या है, एक लैडर रखी हुई है, यहाँ पे एक बेटा लैडर रखी हुई है इस तरीके से। क्या है, एक लैडर है, ये क्या है, एक लैडर है, ठीक है। अब ये जो लैडर है इसका ये वाला पॉइंट जो है बेटा यहाँ पे ए मेंशन है क्वेश्चन में, और ये वाला पॉइंट जो है वो बी मेंशन है क्वेश्चन में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि बी पॉइंट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, कितना है बेटा, पी है, पी। तो इस पी को इस लैडर की वेट के टर्म्स में यहाँ पे फाइंड करना है। और साथ में हमको एक डाटा गिवन है क्या, कि ये जो आपके पास एंगल है, ये वाला जो आपके पास एंगल है बेटा, ये है थीटा, ठीक है, ये है थीटा। क्लियर बेटा। मोमेंट तो आपको पता होगा कि मोमेंट क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे मोमेंट, ठीक है। मोमेंट क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट देता है, मतलब किसी बॉडी को टर्न करने की कोशिश करता है। किसी पॉइंट के अबाउट अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, उसके अबाउट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे, किसी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। उस पॉइंट के अबाउट बेटा बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो वो सब होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मूवमेंट आप पढ़ के आए हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको एनालिसिस करनी है किसकी, इस लैडर की। तो यहाँ पे हम बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे लैडर का। तो देखो क्या होगा, लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, इस लैडर को इस सरफेस से अलग कर लिया और इस तरीके से ये मैंने लैडर बना दी। और लेटर से हो गया पॉइंट नंबर ए और ये हो गया पॉइंट नंबर बी। लैडर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ए, वो क्या कर रहा होगा, वर्टिकल वॉल को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, जिसकी वजह से वॉल क्या करेगी, इस लैडर के पॉइंट ए पे क्या करेगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस डायरेक्शन में। और ये हो गया क्या, Na। लैडर का पॉइंट नंबर बी क्या कर रहा होगा, फ्लोर को पुश कर रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो बेटा फ्लोर क्या करेगा, इस पॉइंट पे क्या करेगा, इस फ्लोर, ये जो हमारा जो फ्लोर होगा इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये Na और Nb क्या है बेटा, अननोन है। Na और Nb क्या है बेटा, अननोन है, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इसको इस पोजीशन में रोके हुए है, ठीक है बेटा। लैडर जो है एक एल लेंथ की लैडर है और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बीचों बीच L/2 की डिस्टेंस पे आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो फोर्स लग रहा होगा, डेट इज लग रहा होगा क्या, W। क्या लग रहा होगा, W। और बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि सारी सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ।
अगर सारी सरफेसेस स्मूथ हैं तो बेटा फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के बीच में नहीं कंसीडर करना है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूँ कर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये हो गया एंगल कितना, थीटा, ठीक। बेटा ये जो लेंथ थी पूरी, ये कितनी थी, एल थी। तो बेटा ये जो हिस्सा होगा, ये वाला पूरा जो हिस्सा होगा, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। और ये वाला जो बेटा पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर हम एक्सिस कंसीडर करते हैं, दो एक्सिस कंसीडर कर लो, क्या कौन कौन सी, इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लो एक्स और इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लो कौन सी, वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको पता है क्या, कि बेटा बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, ज़ीरो। अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भी, मतलब इंडिविजुअल डायरेक्शन में कंसीडर करोगे, एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक। और मोमेंट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको फोर्स वाले तरीके से करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है एन ए वो आ गया, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स है डेट इज लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स है पी वो आ गया ऐसे, एन ए माइनस पी। इस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और ये क्या होता है बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो एन ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, पी आएगी, ठीक है। एन ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी आएगी, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, और कोई भी फोर्स नहीं है ना, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमको क्या करना है, नेट फोर्स क्या करना है, ज़ीरो करना है वाई डायरेक्शन में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ नेट फोर्स एन बी आ रहा होगा, जो कि कौन लगाएगा, फ्लोर, इसके ऊपर बी पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन। और ये भी क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, और ये क्या है बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एन बी की वैल्यू भी क्या हुई, डब्लू हुई, एन बी की वैल्यू क्या हुई, डब्लू हुई, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन फर्स्ट है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमको P को W के टर्म्स में लिखना है, P को W के टर्म्स में यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, P और W के बारे में। P को W के टर्म्स में लिखना है, और एन ए पी के बराबर आ गया, एन बी डब्ल्यू के बराबर आ गया। लेकिन हम अभी इसको P और W को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एन ए और एन बी अलग अलग हैं। तो बेटा तीसरी जो कंडीशन होती है क्या, तीसरी जो कंडीशन होती है क्या बेटा, नेट मोमेंट भी क्या होना चाहिए, बॉडी पे लगने वाला नेट मोमेंट वो भी होना चाहिए क्या, ज़ीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, वो होना चाहिए ज़ीरो। तो बेटा मैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा हूँ पॉइंट, वो कर रहा हूँ पॉइंट नंबर बी को कंसीडर। जब मैं बेटा पॉइंट नंबर बी को कंसीडर करूँगा ना, तो होगा क्या कि इस पॉइंट नंबर बी से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, एक हो रहा है पी और एक हो रहा है एन बी। तो इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो हो जाएगा क्या, ज़ीरो। इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो लाइन हो रही है वो हो रही है ये वाली। तो इस पॉइंट के अबाउट, सॉरी, तो इस पॉइंट के अबाउट या इस लाइन के अबाउट क्या होना चाहिए बेटा, मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए।
तो बेटा एन ए जो है वो इस लाइन के अबाउट से एल cos थीटा की डिस्टेंस पे है और ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो एन ए क्या करेगा, इस पॉइंट बी के अबाउट क्या करेगा, मोमेंट लगाएगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एन ए इंटू एल cos थीटा, एन ए इंटू एल cos थीटा, ये एन ए और ये डिस्टेंस एल cos थीटा, और होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट अस कंसीडर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो एन ए की वजह से जो बेटा मूवमेंट आया वो कितना आया, एन ए इंटू एल cos थीटा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो वेट है डब्लू, ये भी तो इसके अबाउट मूवमेंट लगा रहा होगा पॉइंट बी के अबाउट, लेकिन इस डब्लू का जो मूवमेंट होगा पॉइंट बी के अबाउट वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप एक बात देखो कि ये डिस्टेंस जो होगी ना, ये डिस्टेंस होगी बेटा L/2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी L/2 की डिस्टेंस पे लगती है। रोड के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक। तो अगर बेटा ये L/2 है तो ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा, ठीक है। अब जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किसको, जो इसका ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला, ये हो जाएगा कितना, L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो जो W का मूवमेंट आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा, -W इंटू L/2 साइन थीटा, और नेट मूवमेंट क्या होगा बेटा, 0, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल करके आई, क्या निकल करके आया कि NA इज इक्वल्स टू W/2 टेन थीटा। अब देखो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या थी कि NA की वैल्यू P के बराबर थी, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, जो P की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी W/2 टेन थीटा। ये बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लेके आपको ये समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लेंगे, अपने आप से सॉल्व नहीं करेंगे पहली बार में, इसको पहले समझेंगे पूरा प्रोसेस को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये था इसका डायग्राम। तो यहाँ पे बेटा अब हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है। अब हम बेटा आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बेटा धीरे धीरे करके हम डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करते चले जाएंगे स्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक्स के अंदर हम जब इक्विलिब्रियम ख़त्म करेंगे तब हमारा सामना होगा ट्रस के साथ, ठीक है। तो अब हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग जो होगी हमारी, सबसे पहली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी क्या, टू फोर्स सिस्टम। टू फोर्स सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो टू फोर्स सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। लिखेंगे टू फोर्स सिस्टम के अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट, टू कीप अ बॉडी इन equilibrium, to keep a body in equilibrium under the action of two forces
under the action of two forces, then the forces must be equal in magnitude. Forces must be equal in magnitude, opposite in direction, and collinear in एक्शन। बेटा इसको स्टेटमेंट को आप लिखेंगे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे टू फोर्स सिस्टम के अंदर। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम को, और सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम को जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा जो पहला है डेट इज़ टू फोर्स सिस्टम, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंडर रखना है, जब उस बॉडी पे टोटल टू फोर्सेस लग रहे हों, तो अगर उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उन दो फोर्सेस को जो कि बॉडी पे लग रहे हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होना पड़ेगा, और सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगने चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगने चाहिए, मतलब कोलिनियर होने चाहिए। इसका हम देखते हैं पूरा एनालिसिस कैसे। बेटा ये है, मान लो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी बॉडी, यह है हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी बॉडी, और यहाँ पे क्या है, ये है पॉइंट, दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये क्या है, दो पॉइंट हैं। अब इन दो पॉइंट पे बेटा लग रहे हैं फोर्सेस। एक फोर्स लग रहा है बेटा P इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है बेटा P इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स P इन दिस डायरेक्शन, और एक बेटा फोर्स लग रहा है Q इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा दूसरा फोर्स इस तरीके से, ये हो गया Q। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है क्या कि अगर इक्विलिब्रियम की यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, मतलब वेक्टर सम जो होगा इन फोर्सेस का P प्लस Q वो होना चाहिए क्या, ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि P शुड बी माइनस ऑफ Q, मतलब ये क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड वाइज, देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम हैं, लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या कर लेंगे, ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। अब एक बच्चे ने एक बच्चा यहाँ पे आया मेरे पास और उसने मेरे को बोला कि सर यहाँ पे आपने जो कोलिनियर वाला लगाया है इसकी क्या ज़रूरत है, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब ये जो Q फोर्स है ये थोड़ी डिस्टेंस पे क्यों नहीं लगाया। मैंने कहा बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैं आपको इफ़ेक्ट दिखाता हूँ क्या होगा। और कल मैं जो आपको बात बता रहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, और एक होता है बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो आज उसी पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर देखो नेट फोर्स तो बेटा P प्लस Q देखो अभी भी ज़ीरो हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा ज़ीरो हैं, लेकिन क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या नेट मोमेंट ज़ीरो है इस केस के अंदर। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज। अब उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एनालिसिस करेंगे छोटी सी। देखो कैसे, हमारा जो दूसरा पॉइंट था जो कि कंसीडर कर रहे थे वो था ये वाला, ठीक है, वो था ये वाला।
हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे हमने दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए। लेट अस से ये हमारे पास आ गया डेट इज F1 और एक बेटा ये आ गया हमारे पास कितना F2, और ये जो F1 और F2 है बेटा इसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर ही है। तो क्या ऐसा करने से इस बॉडी पे कोई फ़र्क आया? क्या ऐसा करने से इस बॉडी पे कोई फ़र्क आया? नहीं आया, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये दो फोर्सेस एक्स्ट्रा लगा दी, इस बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या कहा कि F1 और F2 ये दोनों जो होंगे ये Q के मैग्नीट्यूड के बराबर हमने इक्वल और अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगा दिए। तो बेटा क्या होगा कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब दो ये इनके बीच में अगर डिस्टेंस आ जाता है ना d लाइक दिस, तो बेटा क्या होगा, ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो बेटा ये क्या करेंगे ना, एक कपल क्रिएट करेंगे, और ये जो कपल होगी बेटा इस डायरेक्शन में होगी, मतलब जो नेट मोमेंट आएगा ये F2 और Q की वजह से, ये जो F2 और Q की वजह से ये क्या होगा, एक नेट मोमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड Q इंटू डी के बराबर। तो बेटा क्या यहाँ पे नेट मूवमेंट ज़ीरो हुआ? नहीं हुआ, नेट मूवमेंट ज़ीरो नहीं हुआ। तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हुई? नहीं हुई इक्विलिब्रियम में। इसीलिए हमारे पास ये बेटा कोई चारा ही नहीं है। अगर दो फोर्स सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में अगर हम उसको चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो बेटा ये डिस्टेंस को आप हटा करके ज़ीरो लगाओ, ये डिस्टेंस को आप ज़ीरो करो। जब ये डिस्टेंस को ज़ीरो करोगे तो पता है क्या होगा, जब आप इस डिस्टेंस को ज़ीरो करोगे तो पता है क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स है Q, ये वाला जो फोर्स है बेटा Q, ये फोर्स यहाँ पे ना लग करके बिल्कुल इस पॉइंट पे लगेगा, जो कि यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो बेटा, मूवमेंट आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। किसी भी पॉइंट या किसी भी लाइन के अबाउट देख लो, देखोगे, देखो कैसे, देखो ये सारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया मूवमेंट, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे, इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम देखोगे तो क्या होगा बेटा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से कितना दूर, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस की कितना दूर है, लेटर से ई डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो बेटा देखो पी का जो मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन के अबाउट क्या आ जाएगा, पी ई, और क्यू का जो मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन के अबाउट क्या आ जाएगा, क्यू ई। और पी और क्यू आपस में इक्वल हैं और जो मूवमेंट है अपोजिट है, तो नेट मूवमेंट क्या आएगा बेटा, ज़ीरो। किसी भी पॉइंट के अबाउट देखना, आपको क्या मिलेगा, नेट मूवमेंट ज़ीरो। तो यही हमारी जो कंडीशन थी टू फोर्स सिस्टम की, यही हमारी कंडीशन थी टू फोर्स सिस्टम की, कि अगर बॉडी पे लगने वाले सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं और बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों कोलिनियर होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा टू फोर्स सिस्टम, टू फोर्स सिस्टम। क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं बेटा, किस में, ट्रस में। इसका एप्लीकेशन होता है ट्रस में। ट्रस को छोड़ो, एक हम सिंपल सा क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल सा बेटा ये क्या है, एक बार है, ये एक बार है, ये हमारे पास क्या है, एक बार है। लेट अस से दिस इज द बार ए बी, ये बार है, और इस बार का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लाइक दिस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बार के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो हैं F1 और F2, ठीक है। तो हमको मालूम है कि फोर्सेस जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज,
और अपोजिट होने चाहिए केस में डायरेक्शन में, और कोलिनियर होने चाहिए। तो देखो बेटा ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये सिस्टम बेटा कैसा है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको यहाँ पे कट करके दिखाऊं, ये मैंने एक सेक्शन यहाँ पे आपको कट करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये सेक्शन मैंने यहाँ पे कट करके दिखाया, तो ये वाला सेक्शन ये रहा और ये वाला सेक्शन ये रहा। लेटर से ये है पॉइंट सी, तो ये गया पॉइंट सी, ये गया पॉइंट सी, ये हमारे पास पॉइंट बी और ये हमारे पास पॉइंट ए। ठीक है। और ये है हमारे पास क्या, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और बेटा ये है क्या, लगने वाले फोर्सेस, डेट इज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसके सेक्शन कट करोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपको फोर्स यहाँ देखने को मिलेगा F1, ये वाला फोर्स आप देखोगे तो यहाँ पे भी बेटा क्या मिलेगा, F1। ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस हैं ये F1 और F2। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स हैं ये, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स हैं। और इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे ये एक्सटर्नल लोड के बराबर होंगे। ठीक है। एक्सटर्नल लोड के बराबर होंगे ए बी मेंबर के अंदर। ठीक है। और आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये जो बार होगा ये किस में होगा, टेंशन में होगा। टेंशन जानते हो, टेंशन और कंप्रेशन। अगर बार क्या है, पुलिंग नेचर में है तो क्या होगा, टेंशन में। और अगर बार क्या है, ये होता है क्या, पुशिंग नेचर में, तो क्या करते हैं, कोशिश होती है कंप्रेस, तो कहता है कंप्रेशन। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, टू फोर्स सिस्टम। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में। चलिए आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरेगनस थ्योरम, थ्री फोर्स सिस्टम, और एक बहुत ही बेहतरीन वाला न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे कि हम डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसकी लिंक आपको यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक आप प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप इस लिंक से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।